हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत स्वागत करती हूँ आप सभी को आपके प्यारे यूट्यूब चैनल जड़ तक परिवार पर। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आप अच्छे हैं। और देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा से हो रही है, तो सभी अपना ध्यान रखिएगा, बाहर थोड़ा कम निकलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत चरम सीमा पर पहुँच गई है। बारिश होने के भी कोई चांसेस भी नहीं है, लेकिन आपको अपनी तैयारी को पीछे नहीं छोड़ना है। ये आपको पता है कि जल्दी से जिस भी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या है, डेट अनाउंस होने वाली है। तो अब तैयारी होगी हमारी जीत की। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी के दोस्त अभिलाषा राजपूत। और कैसे हैं आप, मुझे बता दीजिएगा। तो जैसे कि पता है, आप सबको पता है कि डेली शाम के 6 बजे हम आप सभी के साथ मिलकर करते हैं प्रैक्टिस सेशन। ये प्रैक्टिस सेशन जो चलता है हमारा यूपी पुलिस एग्जाम कांस्टेबल के चलता है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के थ्रू आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराते हैं। ये सीरीज हमारी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की आपके लिए चल रही है। आज हमारा सेट नंबर 17 नंबर का होगा। और आपको पता है कि मेरा नाम अभिलाषा राजपूत है और मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत हूँ। और आप सभी हमारे मित्र हैं और हमारे परिवार का हिस्सा है। सामान्य अध्ययन का ये सेट पेपर होता है और काफ़ी अच्छी सीरीज हो रही है। और 17वें नंबर का प्रैक्टिस सेट हम आप सबके साथ करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, मुझे आपको एक बात बोलनी थी कि एक क्लास को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। पीडीएफ को बनाना, थंबनेल को बनाना, फिर आपकी क्लास का शेड्यूल तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं दिखाई देती हैं। पता नहीं, ऑथेंटिक किताबों से आपको पढ़ाया जा रहा है। ऑथेंटिक किताबों का आपको थंबनेल भी बनाकर दिया जाता है कि हाँ, आप अगर चाहें तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि ये बाकी में ये सब है या नहीं। देखिए, आप स्टूडेंट लोग हैं, हम तो क्या करते हैं कि चलो आपके लिए प्रैक्टिस सेट खरीद के लेके आते हैं। अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस सेट होता है। फिर उसमें भी क्वेश्चन को चेक करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। फिर उसके जो कंटेंट चल रहा है वर्तमान पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन आपका फीडबैक उस तरीके का नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे बता दे रही हूँ कि अगर अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम क्लास को बीच में ब्रेक कर देंगे। और क्योंकि जब आप ही हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे ही हम हैं, तो आप क्लास को ही नहीं देख रहे हैं, तो बताइए दूसरा आदमी काश जब उसको रिस्पॉन्समेंट ही नहीं मिलेगा, कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा आपसे आपसे तो क्लास किस प्रकार से बनाएगा। आप क्लास ही नहीं देख रहे हैं, ना ही कोई व्यूज आ रहा है, ना ही कुछ आ रहा है, ना लाइक होते हैं, ना आप क्लास को शेयर करते हैं, ना हमारा सब्सक्राइब बढ़ रहा है। जहाँ तक हमारा सब्सक्राइब वहीं का वहीं रह गया है। आप लोगों ने वादा भी किया था कि दीदी हम 5 जून तक आपका बन के करा देंगे, लेकिन अभी तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये सभी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ कि देखिए, क्लास आगे चलती है तो आपका रिस्पॉन्स आएगा तो क्लास आगे चलेगी, वरना हम क्लास बीच में ही रोक देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना है और पढ़ने के बाद क्या है, साथ साथ आपको उत्तर भी देना है। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में 1 से लेकर 50 तक आपको क्या है, नंबर लिख लेना है। फिर A, B और C, D करके आपको ये भी ऑप्शन डाल लेने हैं। जिसका जो भी सही बने उसको सही लगाना, जिसका जो बने उसको गलत लगा देना। बाद में आपको बताना है कि आपने 50 में से कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए, ये आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके भी बताएंगे। तो ये होता है प्रैक्टिस सेट लगाने का अच्छा तरीका। और इसी तरीके से आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो चलिए, मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपसे को क्या है, इसका उत्तर भी करना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में चावल की खेती के प्रमाण हुए थे। यानी कि ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल था जहाँ पर आपको क्या है, चावल यानी राइस की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए थे। ऑप्शन है बनावली, लोथल, कालीबंगा या चंदहुड़ो। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और हड़प्पा स्थल का आपसे वह स्थान पूछ रहा है जहाँ पर आपको चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन नंबर के बी, लोथल क्या है, यहाँ से आपको चावल की खेती के प्रमाण मिले थे। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछूं कि लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे यह भोगवा नदी के किनारे है। और ये एक प्रकार का क्या था, गोदीबाड़ा था, जिसको क्या है आप बंदरगाह भी बोल सकते हैं। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको गुजरात में, ये भी आप याद रखेंगे। तो जितने फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये आप सभी याद रखेंगे। इसी और या तो क्वेश्चन इसी को चेंज करके दे देगा, या पीवाईक्यू के फॉर्म में इसको चेंज कर देगा, या अदर फैक्ट से आपको यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे, वो आपको बताना है। ऑप्शन है ऋषभदेव, सुमितनाथ, अजीतनाथ या संभवनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आपको पता होगा जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, ये भी आपको पता होगा। इनके द्वारा 5 महाव्रत जोड़े गए थे। और आपको पता होगा जो 23वें क्रम के तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, जिनका पद चिन्ह क्या था, सांप था, ये भी पता होगा आपको। और महावीर स्वामी का क्या था, सिंह था।
लेकिन आपसे पूछा है कि दूसरे क्रम के कौन थे, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी, अजीत नाथ क्या थे, ये दूसरे क्रम के क्या थे, जैन तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऋषभ देव क्या थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, ये भी आपको पता होगा। और इनका नाम क्या आपको आदिनाथ भी मिलता है, ये भी आप साथ साथ में याद रखेंगे। और ऋषभ देव का जो चिंता वो क्या था, सारण था, ये भी आप याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए कि कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। मल की थी, अवंती की थी, सूरसेन की थी कि असमक थी। तो आप बताएंगे जो आपकी कुशीनारा थी वो किस जनपद की राजधानी थी। आपको पता होगा, आपको 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद का जिक्र आता है, ये आपको तो पता ही होगा। जिसमें से 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, ये भी आपको पता होगा। और 3 आपको जो महाजनपद मिलेंगे वो आपको बिहार में मिलेंगे, ये भी आपको पता होगा। कल भी इसी सीरीज में जो हम सवाल किया था 15वीं सीरीज में, तो 16वीं सीरीज में, वहां पर भी महाजनपद से सवाल आया था, तो वहां पर भी मैंने सारे फैक्ट आपको बताए थे। तो चलिए बताएंगे कि जो कुशीनारा थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो मल, ऑप्शन नंबर के ए ही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सूरसेन मथुरा की थी। असमक आपको पता होगा दक्षिण भारत का गोदावरी नदी के किनारे पर एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी पोटन या पोटिन थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके फैक्ट से संबंधित सवाल, लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के, सही जवाब हो जाएगा। 16 महाजनपदों का जो जिक्र आता है, अगर आप बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देखेंगे तो आपको अंगुत्तर निकाय में मिलेगा। अगर आप जैन धर्म के हिसाब से देखेंगे तो भगवती सूत्र में आएगा। आपको इन किताबों में भी क्या महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो दोनों धर्मों की किताब को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ चुका है सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि सीरिया के शासक जो थे एंटीयोकस प्रथम ने अपना राजदूत डाइमेकस को किसके दरबार में भेजा था। यानी कि सीरिया का शासक कौन था, एंटियोकस प्रथम था। और उसने अपना जो राजदूत था जिसका नाम था डाइमेकस, वह किसके दरबार में आया था, अजातशत्रु, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। आपको बताना है जो डाइमेकस जो सीरिया का ये राजदूत था, तो ये किसके दरबार में आया था। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सभी का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, बिंदुसार के यह दरबार में आया था। आपको पता होगा बिंदुसार क्या था, ये हरेक वंश, ये था मौर्य वंश का संस्थापक बिंदुसार। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, अगली स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि किरात अर्जुनियम के रचयिता कौन थे। जो किरात जूनियम एक बुक है, इसके रचयिता कौन थे, दंडी थे, भारवी थे, भभूति थे क्या महेंद्र बर्मन थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको सही जवाब बताना है कि जो आपके सामने बुक दी है इसके आपको राइटर का नाम बताना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो किरात अर्जुनियम में बुक है इसके रचयिता थे भारवी, ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर के बी किरातार्जुनीय के रचयिता थे। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यह शिकायत किससे कर रहा था, काजी मुगयुसुद्दीन से कर रहा था, काजी फरुखुद्दीन से कर रहा था, सरफकैनी से कर रहा था या अला उल मुल्क से कर रहा था। और क्वेश्चन है कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, सो सुल्तान द अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे बच्चों के लिए यह क्वेश्चन नया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन के लिए ये बच्चे के लिए क्या है पता भी होगा। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही उत्तर क्या बनेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के काजी मुगयुसुद्दीन से यह शिकायत कर रहा था। ऑप्शन नंबर के क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा। आशा है कि अभी तक आपके सवाल सारे सही होंगे, एक दो क्वेश्चन में अभी तक आपको डाउट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के पास फिर से आ गया है कि मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी। यानी कि जो मुगल बादशाह थे अकबर, उनने किसको क्या है जरी कलम की उपाधि दी थी। ऑप्शन है अब्दुल समद, बशावन, दसावंत या मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है कि बादशाह अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आप सही जवाब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को क्या है जरी कलम की उपाधि
बादशाह अकबर के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा और आशा है कि आप सभी का क्वेश्चन भी सही हुआ होगा। चलिए मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर कि दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। आपको पता होगा कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच क्या है, राज्य के वर्चस्व के लिए, राज्य की गद्दी के लिए इनके बीच क्या है, बहुत सारे युद्ध हुए थे। तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1662 में, मार्च 1668 में, मई 1658 में या मई 1672 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही जवाब क्या बनेगा? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे मई 1668 में क्या है, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य क्या है, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है और आशा है कि आप सभी का सवाल भी सही हुआ होगा। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस प्रकार से है। तो अगली स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। तो मैं चाहूंगी कि सभी एक बार सही जवाब करेंगे और बढ़ते रहेंगे अपनी मंजिल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। यानी कि आपको बताना है जो स्ट्रेची आयोग बना था, जो एक अकाल आयोग से इस संबंधित था। यानी कि स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था? अकाल से था। तो इसकी स्थापना किस जनरल गवर्नर के साथ टाइम पीरियड में हुई थी, वही आपको बताना है। नॉर्थ क्रूक द्वारा, लिटन के द्वारा, रिपन के द्वारा कि डफरिन के द्वारा। तो स्ट्रेची आयोग का संबंध कभी कभी पूछ लेता है कि यह किससे संबंधित था, तो आप बताएंगे यह अकाल आयोग से संबंधित था। लेकिन यह किसके टाइम पीरियड में बना था, वो यहाँ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर करके बताएंगे कि आपके क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या बनेगा। तो आप सभी का जो सही उत्तर होना चाहिए वो बताएंगे। लॉर्ड लिटन के द्वारा क्या है, स्ट्रेची आयोग की अध्यक्षता की गई थी, जिसका संबंध किससे? अकाल से है। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा, आप ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। लॉर्ड डफरिन के द्वारा आपको पता होगा जो है हड़प हड़प नीति का जो नीति बनाई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? डफरिन के द्वारा बनाई गई थी। और लॉर्ड रिपन को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इन्होंने क्या है, रिपन को क्या है, भारत का उद्धारक की संज्ञा भी दी थी। ये भी आप याद रखेंगे। और रिपन के द्वारा क्या है, जो हमारे स्थानीय स्वशासन की जो हमारे यहाँ पे नींव डाली थी, वो भी क्या है, रिपन के द्वारा ही डाली गई थी। तो रिपन को क्या है, भारत का उद्धारक भी कहा था। किसी ने, आप याद रखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कहा गया था। तो ये सभी को पॉइंट भी आप नोट करते हुए चलेंगे। अगर आपको नोट में नहीं करना तो साथ साथ याद कर लीजिएगा या अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर कि रहमुनाई जो रहमुनामाई अ, मा माज दयान माजदयान सभा के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है जो रहमुनाई माजदयान सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आप सभी के सामने। सर सैयद अहमद खान, गोपाल दे हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी और अब्दुल लतीफ। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन शब्दों का हम अपनी आम बोलचाल में यूज नहीं करते हैं, तो हमारी टंग्स क्या होती है, जब वो क्वेश्चन पढ़ती है तो थोड़ा पता है उसको पढ़ने में सेंस नहीं हो पाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमको पढ़ना नहीं आता है। अगर आपको भी सामने कोई ऐसा शब्द रख दिया जाए जो आप बोल आम चाल में ना यूज करें, तो आपकी क्या है जो टंग्स होगी ना, वो क्या है, मतलब उसको स्लिप नहीं कर पाएंगे, मतलब पकड़ नहीं पाती सबको। तो कभी कभी क्या है, थोड़ी बहुत गढ़ने पढ़ने में मतलब गड़बड़ हो जाती है, मतलब जीभ लड़खड़ा जाती है, अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सभी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि इस सभा के संस्थापक कौन थे। तो आपका सही जवाब होना चाहिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह सभा का संस्थापक किया गया था। ऑप्शन नंबर किसी सही जवाब हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी को क्या है, ग्रांड ओल्ड मैन भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कौन थे? फारसी थे, यानी कि ये क्या थे, पारसी धर्म से संबंधित है दादा भाई नौरोजी। ये भी आपको याद होना चाहिए। द प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ये इन्होंने बुक निकाली थी, इनकी रचना थी, ये भी आप याद रखेंगे। और दादा कॉमरेड भी क्या है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाला गया पत्र था, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 11 है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा संपादित की जाती थी? ऑप्शन है बरिंद्र नाथ घोष, शिशिर कुमार घोष, अश्विनी कुमार दत्त या सचिंद्र नाथ सान्याल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा क्या है, आपको पता होगा कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर के बी हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा क्या है, एक बंदी जीवन पुस्तक है, जिनको क्या है, क्रांतिकारियों का क्या बाइबिल भी कहा जाता है, बंदी जीवन। ये भी आप याद रखेंगे, ये किसकी पुस्तक है, तो आप याद रखेंगे सचिंद्र नाथ सान्याल की है, जिसको बंदी जीवन को क्या है, क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पर। अगले स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है।
क्वेश्चन नंबर 12, 13 को पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए आप सभी को चलते रहना है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं, यानी कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनको आप अंतर्ग्रह की संज्ञा देंगे। ऑप्शन है बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, या मंगल और बृहस्पति। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप सही जवाब खुद बताएंगे कि अंतर्ग्रह ग्रह किन्हें कहते हैं। तो आपका जो सही जवाब बनेगा, जल्दी से आप इसका उत्तर करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम बताएंगे जो अंतर्ग्रह होते हैं ना, वो बुध और शुक्र होते हैं। ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बुध और शुक्र क्या है, अंतर्ग्रह होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आपको मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये न्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए क्या आपके सामने ये आया है। तो अंतर्ग्रह कौन कहलाते हैं, बुध और शुक्र, ये आप याद रखेंगे। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार आपको पता होगा, ये भी आप शुक्र ग्रह को बोलते हैं। और बुध ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है, लेकिन सूर्य के सबसे पास होने के कारण ये सबसे ठंडा ग्रह, ये भी आपको पता होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि सामान्यतः अपसोर की स्थिति कब होती है। सामान्यतः अपसोर की स्थिति कब होती है, देखिए आपके सामने अपसोर और उपसोर ये दो स्थिति होती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अपसोर की स्थिति कब होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा। अपसोर और अपसोर की स्थिति कब होती है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे 4 जुलाई को अब अपसोर की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अपसोर का मतलब होता है कि सूर्य से, जैसे आपको पता होगा पृथ्वी जो है सूर्य का दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सन है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे जो मतलब मैक्सिमम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। उस स्थिति को हम अपसोर कहते हैं। और जब पृथ्वी घूमती घूमती सूर्य और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जब दूरी सबसे मिनिमम होती है, उस स्थिति को हम क्या है, अपसोर बोलते हैं। ये भी आपको पता होगा। और अपसोर की स्थिति कब होती है, तो आप बताएंगे 3 जनवरी को होती है। तो 2 डेट आपको याद रखनी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो मध्य की दूरी मैक्सिमम होगी, तो वो 4 जुलाई को घटना कही जाएगी। और उस घटना को किस नाम से पुकारते हैं, तो आप कहेंगे अपसोर की घटना कहते हैं। जब आपसे कहेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जब मिनिमम दूरी होती है, वो घटना कब घटती है, तो आप बताएंगे 3 जनवरी को घटती है। उस घटना को आप क्या कहकर बुलाते हैं, तो आप बताएंगे अपसोर की स्थिति कहकर बुलाते हैं। तो ये सभी जानकारी आप सबको पता होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, 4 जुलाई हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जिस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी प्रकार से आप अपने क्वेश्चन का आंसर भी लगाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतर से बनी सेल है। यानी कि जो एम्फीबोलाइट है ये एक सेल है, किसके रूपांतर से बनती वही आपको बताना है। आप बताएंगे कंगली कंगमोरेट कांगली मेरोट के द्वारा, या फाइलाइट के द्वारा, बेसाल्ट के द्वारा, के बालू का पत्थर के द्वारा। तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतर के द्वारा बनी हुई सेल है। इसका नाम हो जाएगा कंगलोमेरेट। कंगलोमेरेट इसका नाम है। लेकिन आप बताएंगे कि मैंने सही उच्चारण कर दिया, कंगलोमेरेट इसका सही नाम है। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि जो एम्फीबोलाइट जो सेल बनती है किसके रूपांतरण के बाद बनेगी, तो आप बताएंगे बेसाल्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होगा जो बेसाल्ट चट्टान है इनका निर्माण जो होता है, आपको पता होगा जो लावा, जो मैग्मा ऊपर की तरफ निकल के आता है लावा, जब वो मैग्मा ठंडा हो जाता है तो आपको पता होगा गर्म चट्टान बनती है। उस मैग्मा के टूटने से ही आपको बेसाल्ट चट्टान बनती है, ये भी आपको पता होगा। और बेसाल्ट चट्टान का जो रूपांतर होता है वो एम्फीबोलाइट चट्टान के रूप में हो जाता है। ये भी आप याद रखेंगे कि बेसाल्ट चट्टान का निर्माण किससे होता है, जो तप्त मैग्मा ऊपर की तरफ लावा के रूप में निकलता है, उस लावा का जब आप बताएंगे इरोजन होता है, उससे क्या है बेसाल्ट चट्टान बनती है। और बेसाल्ट चट्टान का रूपांतर किसमें हो जाता है, एम्फीबोलाइट में हो जाता है। तो ये प्रक्रिया भी आपको याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पेलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। जो ये पिलाया है ना, पिलाया, ये किसके द्वारा निर्मित होता है स्थल, यानी किसका वहां पर निक्षेपण होता है जिससे यह स्थल बन जाता है। नदी का होता है, पवन से बनता है, सागरीय जल से बनता है, कि हिमनद से बनता है। जो पलाया आकृति है
वह किसके निक्षेपण के द्वारा यह स्थलाकृति बनती है। क्वेश्चन नंबर 15 का आप सभी जवाब देंगे यह आकृति किसके द्वारा बन जाती है। तो आ जाएंगे यह पवन के द्वारा आकृति को निर्मित होती है और ये क्या स्थल पर बनने वाली आकृति। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। पवन द्वारा इनका निर्मित होता है। आपको पता होगा जो छत्रक शिला है ना, कभी कभी पूछता है जो छत्रक शिला होती है उसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है। तो आप बताएंगे छत्रक शिला का निर्माण भी पवन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ विशेष प्रकार की शिला मतलब आकृति बन जाती है तो पूछ लेता है कि उस आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है। जैसे प्लाया का निर्माण किससे होता है, पवन के द्वारा होता है। और छत्रक शिला का निर्माण किसके द्वारा होता है, पवन के द्वारा होता है। तो आप सभी को ये सभी जानकारी पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा आपको कॉन्टिनेंट है जिसको आप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो आप सभी का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर के ए, यूरोप को क्या है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। आपको पता होगा एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आपको एक भी मरुस्थल नहीं मिलेगा। यानी कि मरुस्थल जो विहीन कॉन्टिनेंट है वो हो जाएगा आपका यूरोप। ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के साथ सामने है। तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या बन जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। यानी कि आपको नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपको जुड़वा शहरों के नाम बताए गए हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जुड़वा शहर की संज्ञा नहीं दी जाती है। ऑप्शन ए है कटक और भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद और गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी है हुबली और धारवाड़। और ऑप्शन नंबर डी है त्रिशूर और तिरुवल्ला। तो बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 पर आप टिक लगाएंगे कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बनेगा त्रिशूर और तिरुवल्ला। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का क्वेश्चन भी सही हुआ होगा। अभी तक आप सभी के क्वेश्चन 15+ तो चल रहे होंगे। जहां तक मुझे आप सभी पर विश्वास है कि जो भी हमारे साथ डेली स्टूडेंट जुड़ते होंगे काफी सारे से क्वेश्चन क्या है हमारे रिपीट भी होते हैं, ये भी आप सभी को मालूम होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो बताएंगे जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। जारे नदी पर है, नाइजर नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है या बताएंगे लिम्पोपो नदी पर है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करेंगे। तो आप बताएंगे जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जाम्बेजी नदी पर मिलेगा। ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और नाइजर नदी आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको नाइजर देश में। अगर मैं आप पूछूं कि नाइजर जो देश का नाम किस नदी के नाम पर पड़ा है तो आप बताएंगे नाइजर नदी के नाम पर क्या है आपको नाइजर देश मिलेगा। लिम्पोपो नदी भी आपको अफ्रीका में मिलेगी, लेकिन यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो लिम्पोपो नदी है। जायरे जायरे का ही नाम कांगो नदी है। और कांगो नदी जो है उल्टे यू आकार में क्या है विषुवत रेखा को काटती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जायरे जिसको आप कांगो नदी कहते हैं कि उल्टे यू आकार में कौन सी रेखा को काटती है। तो आप बताएंगे ये विषुवत रेखा को उल्टे यू आकार में काटती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर मिलेगा तो आप बताएंगे जाम्बेजी नदी पर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन राइट आंसर सी हो गया। बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 पर कि ओजोन परत पाई जाती है। यानी कि आपको पता होगा जो ओजोन लेयर है ये कौन से हमारी वायुमंडल की परत में पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। क्षोभ मंडल में पाई जाएगी, समताप मंडल में, मध्य मंडल में क्या आयन मंडल में। स्टूडेंट आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में 5 प्रकार की लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी करेंगे सही जवाब। तो आप सभी का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, समताप मंडल में आपको ओजोन लेयर मिलेगी। ये ओजोन लेयर जो होती है सूरज से आने वाली जितनी भी यूवी रेज होती है उनको क्या अवशोषित कर लेती है, जो हमारी पृथ्वी पर नहीं आ पाती, जिससे क्या हमारा क्या त्वचा जो कैंसर होता है वो हमको नहीं हो पाता है। अगर ये रेज अधिकतर मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो हमको क्या त्वचा संबंधी रोग होंगे। और सबसे ज्यादा जो रोग होने के चांसेस होंगे वो होंगे हमको स्किन कैंसर के। तो ये तो हो गया हमारा सही जवाब। और आपको पता होगा जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में जो आपको मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, बारिश और जो भी ये चक्रवात आते हैं ये सभी घटनाएं जो घटती हैं ये आपको क्षोभ मंडल में मिलेगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे पहली परत है। तो ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए।
आई होप आप सभी के 18 और 19 दोनों सवाल सही होंगे। ऐसी मुझे आपसे 100% आशा है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो पता नहीं ये सिलेक्ट किस प्रकार से काटी गई है, क्वेश्चन को ही काट दिया। चलिए मैं इसको पढ़ के बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने क्या है। तो आपको धैर्य नहीं खोना है और गुस्सा भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आता है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि मंगल ग्रह और शनि ग्रह के मध्य कौन सा ग्रह आता है, वो आपको बताना है। शुक्र आता है, यूरेनस आता है, बृहस्पति आता है कि वरुण आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कुछ बताएंगे। अगर आपको जितने भी हमारे प्लेनेट हैं, अगर आपको उनका सही क्रम पता होगा तो आप इसके सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं कि मंगल और शनि ग्रह के मध्य कौन सा ग्रह आता है। तो आपको पता होगा पहले आपका बुध ग्रह आएगा, बुध के बाद आपको शुक्र मिलेगा, शुक्र के बाद आपको पृथ्वी मिलेगी, पृथ्वी के बाद आपको मंगल मिलेगा, मंगल के बाद आपको बृहस्पति मिलेगा, फिर आपको शनि मिलेगा, फिर आपको अरुण मिलेगा और फिर आपको वरुण मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारे ग्रहों का क्रम। आपसे पूछा कि मंगल और शनि के बीच में कौन आएगा। देखिए मंगल आपका यहाँ हो गया, शनि आपको यहाँ पर हो गया, तो बृहस्पति ग्रह क्या है, मंगल और शनि के बीच में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा सही जवाब बनेगा, आशा है कि आप सभी का क्वेश्चन भी एकदम राइट हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बनेगा बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर भी कह देते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। तो इसलिए कहते हैं कि बेस से पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो आपको हर प्रकार से अपने क्वेश्चन का आंसर करना आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिस वर्ग के जंतु क्या है, समतापी होते हैं। समताप का मतलब होगा कि अगर वो ठंडे क्षेत्र में जाएंगे तो ठंडे क्षेत्र की तरह व्यवहार करेंगे उनकी बॉडी, अगर वो गर्म क्षेत्र में आएंगे तो उनकी बॉडी क्या है, गर्म क्षेत्र की भांति इनका व्यवहार करेगी। समतापी का मतलब होता है कि ठंडे और गर्म क्षेत्र दोनों में उनकी बॉडी रहने के लिए अनुकूल होती है। तो किस वर्ग के जंतु ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी क्या है, समतापी होती है। मत्स्य, सरीसृप, उभयचर या पक्षी। तो आप बताएंगे फिश होंगी, रेप्टाइल्स होंगे, या आपके एम्फीबियन होंगे, या आपके बर्ड्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा। तो आप बताएंगे पक्षी क्या है, समतापी जंतु होते हैं। ऑप्शन नंबर के सी डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 21 तो मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो इसका सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। केचुआ शोषण करता है, यानी जो केचुआ होता है जिसको हम अर्थवॉर्म बोलते हैं, और ये किसान का इसको मित्र भी कहा जाता है। और जो केचुआ का अध्ययन करता है, हम वर्मी कल्चर में क्या है, केचुओं के पालन से संबंधित सभी जो शिक्षाएं लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, वो आपको वर्मी कल्चर में मिल जाएगा कि केचुआ की खेती किस प्रकार से की जाती है। लेकिन केचुआ शोषण किस भाग से करता है वो आपको बताना है। गिल्स से करेगा, गिल्स मतलब इसके जो बाहर वाले गिल्स होते हैं, फेफड़ों का भाग ही होता है, या फेफड़ों से करता है, त्वचा से करता है, कि उपरोक्त में से सभी। तो आप बताएंगे जो केचुआ है ये शोषण किससे करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सभी जवाब करेंगे। तो आप बताएंगे जो केचुआ होता है ये अपनी स्किन यानी त्वचा के माध्यम से क्या है, क्या करता है, ये सांस लेता है, यानी कि क्या है, शोषण करता है। ऑप्शन नंबर सी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और गिल्स के माध्यम से जो शोषण करती है वो होती है हमारी मत्स्य, जिसको आप क्या है, फिश भी बोल देते हैं। और फेफड़ों के माध्यम से कौन करते हैं, मनुष्य करता है, ये आपको पता होगा। तो ये सारे फैक्ट आप सबको याद रखने हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए अगर आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छा लग रहा है कंटेंट, और आपको प्रैक्टिस सेट एकदम आसान वे से मिल जा रहा है, मुझे लगता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 45 और 50 के मिनट का ये सेशन होता है। आप चाहें तो इसको आप 2 की स्पीड में करके दे सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको ये पता चलता है कि आपने कितना सीख लिया। कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, कंटेंट पढ़ना चाहिए, लेकिन कंटेंट के थ्रू क्या, जब आप जब तक प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे तो आपको किस प्रकार से पता चलेगा कि आपने तैयारी कहाँ तक कर ली है, किस प्रकार का लेवल जो है जो एग्जाम में रखा जा रहा है, क्या आप उस एग्जाम के जो लेवल के जो सवाल पीछे पूछे जा चुके हैं, क्या आप उनको टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सब तो आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही पता चलेगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट आपको कराई जा रही है। कंटेंट आप खुद से पढ़ते रहिएगा, जहाँ भी से आप पढ़ रहे पढ़ते रहिएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना पड़ेगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो शाम के 6 बजे आप यूथ कॉम्पिटिशन टाइम के प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ सकते हैं, जो हमारा डेली प्रैक्टिस सेट चलता है। लेकिन आपका हमको जो फीडबैक का रेस्पॉन्स है वो पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा मेरा मन खराब हो गया है कि मुझे लगता है कि जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वही अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो ये मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, बेकार ही है। तो मैं चाहूँगी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपका रेस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा आया तो अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका जो भी मतलब फीडबैक अच्छा नहीं आया तो सच में जहाँ तक होगा मतलब मेरा चांसेस तो ये है कि मैं क्लास को ऑफ कर दूँ
और आप अपने तरीके से तैयारी खुद से कैपेबल हो गए हैं तो आप खुद से तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका जीव नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया जिसको एक कोशिका नहीं पाई जाती है। पैरामीशियम है, क्लोमिनोडोमोनास है, कवक है या जीवाणु है। तो आप बताएंगे एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा सही जवाब बनेगा, जल्दी से मुझे बताइएगा कि एक कोशिकीय जीव नहीं है। देखिए पैरामीशियम जो स्लीपर के आकार का होता है ये तो एक कोशिकीय जीव है, कवक भी एक कोशिकीय जीव होता है, जीवाणु भी एक कोशिकीय जीव होता है। लेकिन जो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी जो है क्लोमिडोमोनास जो होता है ये एक कोशिकीय जंतु नहीं होता है, जीव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारा क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। और ये जब ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस में तो आए हुए हैं, ये आपको बिहार बीपीएससी में मिल जाएंगे, यूपीएससी में मिल जाएंगे, एसएससी में मिल जाएंगे, रेलवे में मिल जाएंगे, सीजीएल में मिल जाएंगे। यही सब क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलने वाले हैं। वैसे तो हमने ये यूपी पुलिस के लिए इंपोर्टेंस रखना चलाई हुई है, लेकिन अगर आप अदर एग्जाम भी देंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, यानी कि जो प्लांट होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, यानी कि सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है। लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, कि ए और बी दोनों से बनी होती है। यानी कि प्लांट सेल जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप मुझे सही करके उत्तर बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज ये आपको प्लांट में पाया जाता है और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। जो पारा ताप मापन की सीमा क्या होती है। जो पारा होता है ना, लिख जो इसको आप एचजी बोल देते हैं, इसको पारा बोलते हैं। ये ताप मापी होता है, लेकिन यह किस ताप से लेकर किस ताप तक यह माप सकता है वो आपसे पूछ रहा है। माइनस के 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापेगा, या माइनस 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेल्सियस तक नापेगा, या माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो पारा जो आप ताप मापी में यूज करते हैं उसका मापन की जो वो प्रक्रिया होती है वो किस किस के बीच में माप सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे जो पारा है ये माइनस के 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह माप सकता है। ऑप्शन नंबर के ए ही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। स्टूडेंट आपको पता होगा ज्यादा ठंडे क्षेत्र में आप पारे जो ताप मापी होता है इसका आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यह क्या है वहां पर जम जाएगा। आपको पता होगा जो एल्कोहल जो होती है उसको आप क्या है ताप मापी में यूज कर सकते हैं ठंडे क्षेत्रों पर। तो क्योंकि पारा काम नहीं करता उस प्रकार में क्या आप एल्कोहल ताप मापी का यूज भी करते हैं ताप मापन की मापने के लिए। तो ये भी आप क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता दीजिएगा। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ना है कि जो पेलाग्रा रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा एक रोग होता है, लेकिन किस विटामिन की कमी के कारण ये रोग आपको हो जाएगा या किसी को भी हो जाता है। थायमीन की, राइबोफ्लोविन की, या कैल्सिफेरोल के, या नियासिन के। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आप जवाब कर बताएंगे। देखिए आपने हाफ मैच तो खेल लिया है, अभी आपके पास 25 क्वेश्चन और बचे हैं। तो मैं चाहूंगी कि जितने बच्चों का रेस्पॉन्स आपके पहले हाफ मैच में गंदा स्कोर रहा है, मैं चाहूंगी कि आपको सेकंड मैच आपका शुरू हो गया क्वेश्चन नंबर 26 से, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा ताकि आप क्या है 40 के आसपास आपका मार्क्स आ पाए। तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन का कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 26 का सभी सही आंसर करेंगे तो आप बताएंगे नियासिन जो है, नियासिन विटामिन की कारण क्या है आपको पेलाग्रा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है जो प्रकाश का जो रंग होता है वो निर्धारित होता है किसके द्वारा, यानी कि प्रकाश का जो रंग है वो किसको आधार मानकर आप निर्धारित करते हैं। ताप से, तरंग दैर्ध्य से, आवृत्ति से, या ए और बी दोनों से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रकाश का रंग किसके आधार पर आप निर्धारित करते हैं। तो आप बताएंगे आप उसकी जो वेव लेंथ होती है जिसको आप तरंग दैर्ध्य कहते हैं इसके आधार पर क्या है प्रकाश के रंग को तय किया जाता है। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, या सी मतलब कॉपर हो जाएगा।
तो जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करने वाली कौन सी धातु है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर करके बताएंगे कि आप सभी के क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जल्दी से जवाब कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो मुझे यकीन है कि आप अपने सटीक उत्तर पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम बताएंगे जो सोडियम धातु होती है, जो धातु होती है जल के साथ क्या सामान्य ताप पर भी क्या अभिक्रिया कर लेती है। ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसलिए आपको पता होगा जो जो सोडियम धातु होती है, इसको आपको पता है ये एक ऐसी धातु होती है जिसको आप चाकू के द्वारा भी इसको बहुत सॉफ्टली भी में काट सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सोडियम धातु जो होती है वो जल के साथ क्या सामान्य ताप पर अभिक्रिया भी कर लेती है, और आपको पता होगा। और मैं बताऊं कि सोडियम धातु का जो आप प्रिजर्वेशन करते हैं यानी कि आपको सुरक्षित जो रखते हैं वो आपको है केरोसिन तेल में डुबोकर उसको रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल में जो क्या है ये ऑक्सीजन के माध्यम में यानी कि जल से अभिक्रिया नहीं कर पाती है, तो इसलिए क्या इसको केरोसिन माध्यम में रखा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सोडियम धातु। क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उदाहरण है। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो वो जो वस्तु है वो गतिज ऊर्जा का कौन सा उदाहरण है? एक समान चाल का, एक समान वेग का, एक समान त्वरण का, क्या असमान वेग का? तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की गति किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 30 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि आपके क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सही का जो सही जवाब बनेगा एक समान त्वरण से क्या है वो वस्तु का जो होगा गति का उदाहरण बनेगा, एक समान त्वरण से वह गति कर रही है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है कि सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले जो रोल्ड गोल्ड है निम्नलिखित में से किसका अवयवों का बना होता है? जिसको आप देखिए जिसके सस्ते आभूषण बनते हैं ना, जिसको आप बोल देंगे डुप्लीकेट जो आभूषण बनाए जाते हैं उसके लिए जो आप मटेरियल यूज करते हैं उसको आप रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सस्ते आभूषण बनाने के लिए किस एलिमेंट का आप यूज करते हैं, तो उस एलिमेंट का नाम हो जाएगा रोल्ड गोल्ड। लेकिन यह रोल्ड गोल्ड किसकी मिश्र धातु से बना होता है? ऑप्शन है कॉपर एंड एल्यूमिनियम के द्वारा, कॉपर और जिंक के द्वारा, कॉपर और निकिल के द्वारा, कॉपर निकिल और एल्यूमिनियम के द्वारा। तो रोल्ड गोल्ड में कौन कौन से कंपोनेंट को मिलाकर बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे ये क्या है? कॉपर और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का बना हुआ एक अवयव होता है जिसको हम रोल्ड गोल्ड बोलते हैं, और ये क्या सस्ते आभूषण को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किसे हीरा हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? देखिए कशिश का मतलब होता है थोथा, यानी कि आपको ग्रीन ब्रिट्रोल किसे बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को बोलेंगे, फेरस सल्फेट को बोलेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट को बोलेंगे, क्या आप बताएंगे कॉपर क्लोराइड को बोलेंगे। तो हरा कशिश यानी कि ग्रीन थोथा किसको कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे जो फेरस सल्फेट होता है यानी कि FeSO4 को क्या है आप हरा कशिश कहेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और कॉपर सल्फेट को आपको पता होगा, इसको क्या है बिट्रोल भी कहा जाता है, जिसको आप क्या है नीला थोथा भी कहेंगे। तो कभी आपसे नीला थोथा, कभी आपसे हरा कशिश, ये कभी आपसे क्या है ग्रीन बिट्रोल भी पूछ सकता है। तो आपको सभी के फॉर्मूले पता होने चाहिए और साथ में क्या है इनके रासायनिक नाम भी पता होने चाहिए। तो हरा कशिश का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी फेरस सल्फेट, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और जो व्हाइट बिट्रोल होता है वो आपको पता होगा ZnSO4 से बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 4-5 प्रकार के पेट्रोल होते हैं, तो आपको इनके फॉर्मूला इनका रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए और क्या क्या इनके उपनाम है ये भी आपको पता होना चाहिए। इन सभी क्वेश्चन से एग्जामिनर अदल बदल करके आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है कि पारा को संग्रहित करने के लिए पात्र किससे बनाया जाता है? यानी कि अगर आपको पारा को संग्रहित करना है, जिसको हम मरकरी बोल देते हैं, इसको संग्रहित किस धातु के पात्र में बनेंगे? लोहा से, जस्ता से, तांबा से, या लेड से? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा सही जवाब बनेगा कि पारा किस आप पारे को उसी धातु के साथ संग्रहित करेंगे जिसके साथ क्या अमलगम नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको पता होगा पारा जिस भी धातु के साथ मिलता है उसके साथ क्या उसी धातु का अमलगम तैयार कर लेता है। लेकिन आपको पता होगा जो पारा होता है ना वो लोहा धातु के साथ अमंगल नहीं बनाता, इसीलिए क्या है जो पारा है जिसको हम मरकरी बोलते हैं इसको क्या है लोहे की बने पात्र में इसको स्टोर करके रखा जाता है। ऑप्शन नंबर के ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यह क्वेश्चन मैं आपको यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की मुझे लगता है कि 10वां या 11वां प्रैक्टिस सेट होगा जहाँ पर मैंने आपको यह क्वेश्चन पिछले डिस्कस कर चुकी हूँ। और यह क्वेश्चन क्या आपको आज 7वें प्रैक्टिस सेट में आपको रिपीट हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि यह एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी अम्ल अम्ल
में अनिवार्य रूप से उपस्थिति होगा। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या क्लोरीन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा सही जवाब बनेगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको किन्हीं भी 2 या 3 अम्लों के नाम है, पहले तो आप उसको लिख कर देख लीजिएगा कौन सा कंपोनेंट है जो हर एक आपको अम्ल में 100% मिलेगा ही मिलेगा। उसके अगर वो नहीं होगा तो वो अम्ल ही नहीं होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अम्ल क्या है, जब किसी के साथ ये जल में घुलते हैं तो आपको पता होगा ये H प्लस आयन क्या है, रिलीज कर देते हैं। H प्लस आयन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं। और कहने का मतलब है कि सभी अम्लों में जो अनिवार्य रूप से मिलने वाला तत्व वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर के सी है हमारे हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। और अम्ल क्या है, जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो ये क्या है, क्षारीय माध्यम में हो जाते हैं। तो क्षारीय माध्यम में अम्ल बन जाएंगे। और जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, वो अगर क्रिया करते हैं तो ये क्या है, धातु। अगर अम्ल धातु के साथ क्रिया करेंगे तो ये क्या है, क्षार धातु बनाएंगे। और जो बेस होते हैं वो अगर धातु से क्या करते हैं तो क्या है, वे एल्कली मेटल बनाते हैं। तो आपको ये सभी पता होना चाहिए कि जब अम्ल क्रिया करते हैं धातु के साथ तो क्या बनता है, और जब क्षार धातु के साथ करते हैं तो क्या बनता है, क्योंकि यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। देखिए, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर कौन सा है, वही आपको बताना है। ऑप्शन है टेफ्लॉन, पॉलीथीन, बेकेलाइट या नायलॉन। तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का जो पॉलीमर है कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 35 का सभी करेंगे सही उत्तर। तो जो बेकेलाइट हो जाएगा, ये आपको पता होगा, ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। ऑप्शन नंबर के बी सॉरी सी हमारा सही जवाब होगा। और बेकेलाइट एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिसको अगर आपने एक बार रूप दे दिया तो अगली बार क्या आप इसको रूप प्रदान नहीं कर सकते। और बेकेलाइट का उपयोग आपको पता होगा, विद्युत जो भी बिजली के मटेरियल होते हैं तो जैसे स्विच वगैरह बनाने में इसका यूज भी किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और टेफ्लॉन क्या है, एक ऐसा बहुलक है जिसको क्या, अगर आप इसकी नॉन स्टिक जो फ्राई पैन होते हैं, बिना चिपकने वाले जो बर्तन बनाए जाते हैं, उनमें क्या है, टेफ्लॉन की परत चढ़ा दी जाती है। जिसमें क्या है, जो अगर आप इसको यूज करते हैं तो कोई भी खाना वगैरह जो है वो बर्तन में नहीं चिपका रहता, आराम से छूट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे कि सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी। जो सह अंशदायी पेंशन योजना है स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा कब की गई थी। ऑप्शन है संघीय बजट 2016-17 के दौरान, 2008-9 के दौरान, 2010-11 के दौरान, फिर 2015-16 के दौरान। तो सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन केंद्र सरकार के द्वारा किस वित्तीय वर्ष में इसकी घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब बनेगा, आप बताएंगे 2011-12 2010 और 11 के वित्तीय वर्ष के दौरान संघीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और आशा है कि आप सभी के क्वेश्चन भी अभी तक सही बन रहे होंगे। 30 प्लस तो हर एक बच्चे का स्कोर होगा, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के सामने क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया था। यानी कि भारत संविधान में जो आपको मौलिक कर्तव्य मिलेंगे वो किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल होते हैं। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं था, और ये क्या है, हमारे जो किस क्रम का संविधान संशोधन हुआ था जब ये जोड़े गए थे। आप बताएंगे 40वां, 42वां, 44वां या 46वां। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो हम बताएंगे सन 1976 में संविधान संशोधन किया गया था। और क्या मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मूल संविधान में हमारे कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर हमारा, और ये मौलिक कर्तव्य किसकी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो आप बताएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या है 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश की गई थी। लेकिन क्या है, हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान हमारे संविधान में आपको 11 मौलिक कर्तव्य मिलेंगे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये आपको मिलेगा, जो आपको बताओ 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो जोड़ी गई थी वो आपको यहाँ 51 A में जोड़ी गई थी, वो भी आपको पता होगा। तो आज हमारे वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, तो आप बताएंगे 11 मौलिक कर्तव्य है। तो कभी कभी इनकी संख्या से भी सवाल पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर पूछेंगे कि सामान्यतः लोकसभा का नेता कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामान्यतः लोकसभा का नेता कौन बनता है, अगर देखिए 18वीं लोकसभा का गठन अभी हुआ है तो काफी ज्यादा से ये लोकसभा बहुत फेमस थी। और हर प्रकार क्वेश्चन आपने देखा भी होगा और बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा होगा
तो आप बताएंगे जो लोकसभा का नेता बनता है वो प्रधानमंत्री बनता है, ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, स्लाइड नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 39 है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को होती है, प्रधानमंत्री की होती है, लोकसभा की होती है, क्या संसद के प्रति होती है। तो जो मंत्रिपरिषद होती है जिसको आप कैबिनेट मिनिस्टर कहेंगे वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदार होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब आप बताएंगे राष्ट्रपति आंसर। लेकिन यहाँ पर पूछा कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कहने का मतलब है कि अगर मंत्रिपरिषद का लोकसभा में विश्वास मत बना रहता है तो ये क्या है अपने पद पर बनी रहेगी। अगर ये इसका विश्वास मत खो देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री सहित क्या अपना त्याग पत्र भी देना पड़ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 पर पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है, यानी कि ऐसा कौन सी पावर है किसके पास कि किसी भी क्षेत्र को क्या है वो भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक उसको अधिकार दिया गया है। संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास है, क्या आप बताएंगे राज्यसभा के पास है। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषणा करने की अधिकार किसको दिया गया है, हमारे संविधान के थ्रू। तो आप बताएंगे यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 ये सभी के सही जवाब होंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो आप बताएंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने है 41 कि किसे स्थायी वित्त मित व्ययता समिति कहा जाता है, यानी कि किसे आप स्थायी मित व्ययता समिति भी कहते हैं। ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या विभागीय स्थायी समिति। तो किसको स्थायी मित व्यय समिति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब क्या बनेगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर का सही जवाब करेंगे। तो आप बताएंगे जो प्राकलन समिति होती है इसमें क्या है, इसको स्थायी मित व्ययता समिति भी कहा जाता है। प्राकलन समिति में आपको पता होगा कि इसमें आपको 30 मेंबर मिलेंगे और 30 के 30 जो मेंबर मिलेंगे आपको कहाँ से मिलेंगे, लोकसभा से मिलेंगे। और प्राक्कलन समिति के जितने भी इसके 30 मेंबर होते हैं उन सबका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 वर्ष होता है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि इन सभी से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। उम्र के माध्यम से बताएंगे और उनकी मैक्सिमम उम्र कितनी हो सकती है वो भी आप बताएंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। कल जब आपने जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट किया था घटना चक्र का, तो वहां पर क्वेश्चन आया था कि जो 15वें यानी कि आपको 15वें क्रम के क्या है, वहां पर आपको 2018 में जो पेपर हुआ था सेकंड पाली में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन थे, लेकिन मैंने आपको वहां पर वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है वो बताया था अरुण मिश्रा कुमार जी क्या है, इसके क्या है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। लेकिन उनका सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताएंगे 5 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब बनेगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग का सदस्य कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 43 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को पढ़िएगा कि किसे कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है। जो कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य है निम्न में से किस राज्य में है। आप बताएंगे नागालैंड में है, मिजोरम में है, सिक्किम में है, क्या मणिपुर में है। तो कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य आपको किस राज्य में मिलेगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और ये भी जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे पूर्वोत्तर राज्य के संबंधित आपको ऑप्शन दिए हैं। जल्दी से बताइएगा कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य किस पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, ये आपको मिलेगा सिक्किम में। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में जो हंगुल मृग है वो पाए जाते हैं, यानी कि किस राष्ट्रीय उद्यान में आपको हंगुल मृग पाए जाते हैं वो आपको बताना है। गिरी वन में पाए जाएंगे, मानस में पाए जाएंगे, काजीरंगा में पाए जाएंगे, क्या आपको दाचीग्राम में पाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रीय उद्यान में जो हंगुल मृग पाए जाते हैं वो हो जाएगा दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य, आपको पता होगा। और ये कहाँ पर मिलेगा, आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हंगोल मृग क्या आप उसको क्या है कस्तूरी मृग भी कह देते हैं। गिर वन जो क्षेत्र मिलेगा आपको गुजरात में मिलेगा, यहाँ पर आपको एशियाई शेर मिल जाएगा।
काजीरंगा आपको असम में मिलेगा, जहाँ पर क्या है आपको एक सींग वाला गैंडा मिलेगा, और मानस वन्यजीव अभयारण्य आपको असम में मिलेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़ना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा, जिसको आप WHO भी कह देते हैं। WHO का आपसे क्या हेडक्वार्टर पूछ रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल ये और 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए क्या 7 अप्रैल को आप क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस भी बनाते हैं, ये भी आपको पता होगा। जल्दी से बताइएगा WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा शहर है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब होगा। और नैरोबी जो केन्या की राजधानी यहाँ पर गया IUCN का आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। बियाना में आपको क्या है पेट्रोलियम उत्पादक जो देश है उनका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। बियाना किसकी राजधानी, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और पेरिस किसकी राजधानी, सीन नदी की राजधानी है। और यहाँ पर क्या है आपको पेरिस क्या है सीन नदी के किनारे भी बसा हुआ है, ये भी आपको पता होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर कि बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध फोक डांस है। फोक डांस को आप लोक नृत्य भी कह देते हैं, जिसको बांस नृत्य को आप बैम्बू नाच भी बोल देंगे। यह किस राज्य में होता है? असम में होता है, मणिपुर में होता है, मिजोरम में होता है, क्या बोलेंगे मेघालय में होता है। तो बैम्बू डांस किस राज्य में होता है, तो आप बताएंगे ये होता है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर की सी ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और बैम्बू नाच को आप यहाँ चपचार कूट भी बोल देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चपचार कूट, बैम्बू नाच और जो भी होता है ये कहाँ पर मिलेगा आपको, मिजोरम राज्य में मिल जाएगा। और ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगली स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 47 48 आप के सामने है। रक्षा अनुसंधान संस्थान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए आपसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन अगर आपको ना पता है, ये पूछ रहा है DRDO यानी कि रिसर्च डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का आपसे हेडक्वार्टर पूछ रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है कि नई दिल्ली में है। तो आप बताएंगे DRDO के हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा सही जवाब बनेगा आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, ये आपको मिलेगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा आपको नई दिल्ली में। और समीर भी कामत क्या है इस टाइम क्या है DRDO के आपको हेड सचिव भी मिल जाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब है। अगर मैं आपसे पूछूं जो इसरो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा, तो बेंगलुरु में मिलेगा। और इसरो के जो अध्यक्ष है वो कौन मिलेंगे, S सोमनाथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय की में वृद्धि के साथ गिरावट होती है। यानी कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं कि वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की जो आय होगी वृद्धि के साथ या गिरावट होती है। विलासिता वस्तु, पूरक वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं या निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब क्या बनेगा, तो बताएंगे निम्न स्तरीय वस्तु जो होती हैं वो वस्तुओं की मांग के द्वारा उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ गिरावट भी होती है। ऑप्शन नंबर की डी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आज की हमारी लास्ट स्लाइड जो आप सभी के सामने है। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब कि भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचय कार्य जो वार्षिक वृद्धि की दर होती है वो अधिकतम कब थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, क्या 5वीं पंचवर्षीय योजना में। यानी कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या अधिकतम हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब बनेगा वो आपको बनेगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या है हमको सर्वाधिक क्या है वृद्धि दर मिली थी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किसी वस्तु का जो अधिकतम भार होगा वो विषुवत रेखा पर मिलेगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर मिलेगा, पृथ्वी के केंद्र पर मिलेगा, कि सभी जगह समान मिलेगा। तो किसी भी वस्तु का जो अधिकतम भार होता है वो कहाँ पर होता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 50 का सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। और यह क्वेश्चन मैंने आपको चित्र के माध्यम से पिछली जो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की जो पिछली सीरीज में क्वेश्चन आया था वहां पर मैंने आपको इस चित्र बनाकर समझाया था कि वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है, शून्य कहाँ पर होता है, कम कहाँ पर होता है। तो जो अधिकतम भार होगा वो बनेगा इसके पोल पर। ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितना टाइम किया। आपके सामने फाइनल रिजल्ट भी आ गया होगा। मुझे आशा है कि अधिकतर बच्चों के तो क्या 40+ मार्क्स भी होंगे और कुछ बच्चे क्या 30 और 35 के मध्य में भी रहे होंगे। तो ये था आपका आज का 17वें नंबर का प्रैक्टिस सेट। देखिए अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो मुझे अंततः क्लास ऑफ करनी पड़ जाएंगी, लेकिन अगर आपका इस क्लास पर अच्छा
व्यू आता है और सब्सक्राइब भी हमारे बढ़ते हैं। अगर क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, अपना प्यार अपना साथ बनाए रखना है। देखिए क्लास आप सभी के लिए ही चलाई जा रही है, ये तो है नहीं कि हम ही पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए सुविधा के लिए क्लास है। तो बने रहना हमारे परिवार के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट दिन इसी जोश इस जुनून के साथ। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत बहुत बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी प्रकार से हमारे परिवार को अपना प्यार अपना साथ बनाए रखना। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में इसी जोश इस जुनून के साथ। मैं आप सभी के दोस्त आप सभी से लेती हूँ विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मुझे आपसे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम।